एक में जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को कैसे सेलेक्ट करो और कैसे आप उसमें अच्छे तरीके से आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो मैं कवर करने वाला हूँ, वो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, मतलब किसी एक यूनिवर्सिटी की तरफ में मत भागो, कोशिश करो कि आपको एक डिसेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी मिल सके। दूसरा पॉइंट हमें कवर करना है कि आप अगेन कोर्स सिलेक्शन आपका इस तरीके से करें कि जो कि जॉब ओरिएंटेड हो, जिसमें आपको जॉब मिलने में आसानी हो सके। और तीसरा पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रहेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस वगैरह क्या हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, प्लस बैचलर्स वगैरह के लिए जो चेंजेस हुए हैं अभी, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे अभी। हाय एवरीवन, दिस इज़ अंशुल फ्रॉम आरके ओवरसीज एजुकेशन। और आज हम लोग बात करेंगे कि आप 2023 के इंटेक में जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को कैसे सेलेक्ट करो और कैसे आप उसमें अच्छे तरीके से आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो मैं कवर करने वाला हूँ, वो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, मतलब किसी एक यूनिवर्सिटी की तरफ में मत भागो, कोशिश करो कि आपको एक डिसेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी मिल सके। दूसरा पॉइंट हमें कवर करना है कि आप अगेन कोर्स सिलेक्शन आपका इस तरीके से करें कि जो कि जॉब ओरिएंटेड हो, जिसमें आपको जॉब मिलने में आसानी हो सके। और तीसरा पॉइंट्स हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रहेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस वगैरह क्या हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, प्लस बैचलर्स वगैरह के लिए जो चेंजेस हुए हैं अभी, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे अभी। जो पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, वो पॉइंट रहेगा कि आप यूनिवर्सिटीज़ कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, अब इसमें दो चार चीज़ें समझनी होगी अपने को। सारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो टारगेट करते हैं कि भाई हमें आप टियर 1 सिटीज़ में, टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिलवा दो, टीयूज़ में करवा दो, या अप्लाई साइंसेज में म्यूनिक में, बर्लिन में, हैम्बर्ग वगैरह में। अब ऐसा नहीं है कि सबको उसमें एडमिशन मिल सकेगा, बिकॉज सारे ही कोर्सेज में लिमिटेड सीट्स होती हैं। दो तरीके के कोर्स होते हैं, एक एनसी होता है, एक नॉन एनसी होता है। जो भी रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन्स वाले कोर्स रहेंगे उसमें सीट्स हमेशा ही मिनिमम होने वाली है, और नॉन यूरोपियंस के लिए वैसे भी उसमें 15-20% रिजर्वेशन ही होते हैं। तो टारगेट करो, अगर आपको जो टियर 1 की सिटीज़ वाले यूनिवर्सिटीज़, टीयूज़ वगैरह में अगर एडमिशन चाहिए, तो फिर कोर्सेज आपके होने चाहिए जो कि नॉन रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब नॉन एनसी हों जो कोर्सेज, उसमें आपके चांसेस थोड़े से बेटर बन जाते हैं। प्लस ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आपको मिले पब्लिक यूनिवर्सिटी। अगर आपको किसी भी शहर में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं, वो हमेशा ही एज़ कम्पेयर टू एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ फार बेटर रहेंगी। उसकी रिसर्च क्वालिटीज़, वहाँ पे जो फैकल्टीज़ होंगी, उससे आपको बहुत स्किल्स गेन मिलेंगी, और आप हमेशा ये टारगेट करो, चाहे वो कहीं पे भी हो, आपको एक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सके। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या कोर्स सेलेक्ट किया जाए। ठीक है, अब मान लो कि किसी ने, कोई है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला है, कोई सीएस वाला जिसने ऑलरेडी यहाँ से इंडिया से पढ़ाई करी हुई है, बैचलर्स वगैरह की। अब वो कोई ऐसे मैकेनिकल वाला ऐसे कोर्स में एडमिशन लेने के बैठ चुका है जिसकी कोई आगे जाके फ्यूचर में स्कोप जर्मनी में भी ना हो और वापस आके इंडिया में भी ना मिले। वैसे कोर्सेज़ करने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको सिर्फ जर्मनी पहुँच जाना है कैसे भी करके एडमिशन मिलने के बाद, तो आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे चीज़ों को लेके। बट यहाँ पे आने के बाद अगर जॉब भी सर्च करना है, सब चीज़ें देखनी है, तो आपको कोर्स सिलेक्शन ऐसे करो जो कि आप आगे जाके फ्यूचर के हिसाब से आपको यहाँ पे जॉब मिल सके, काम मिल सके। काम नहीं मिलेगा तो यहाँ पे लाइफ सर्वाइव करना दिक्कत रहेगा, क्योंकि सब जगह पे खर्चे होते हैं, महंगाई, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। तो कोर्स के मॉड्यूल देखो, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या हैं, इलेक्टिव्स क्या दे रखा है उसमें, क्या वो आपको जॉब के हिसाब से हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, वो सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे ही सिलेक्शन करने के बाद फिर आप यूनिवर्सिटीज़ को सेग्रीगेट करो, और फिर हम आते हैं कि इसकी डेडलाइंस वगैरह और डॉक्यूमेंट्स वगैरह को कैसे ध्यान में रखा जा सकता है। ठीक है, तीसरा अपने आप डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस वगैरह क्या होती हैं। 2 इंटेक होते हैं जर्मनी में, वो बात क्लियर है, सब लोग समझ लो कि वो इंटेक, पहला इंटेक जो बड़ा इंटेक कहलाता है वो विंटर इंटेक कहलाता है। अप्रॉक्सीमेटली विंटर इंटेक जो आपका मेजरली सारी यूनिवर्सिटीज़ जनवरी 15 के बाद शुरू होती हैं, एप्लीकेशन शुरू होती है उनकी, और मैक्सिमम हो जाती हैं 15 जुलाई तक। 15 जुलाई के बाद में रेयरली ही कोई यूनिवर्सिटी होती हैं मास्टर्स के लिए खास करके, जो कि अपना एप्लीकेशन ओपन रखती हैं विंटर इंटेक के लिए। दूसरा इंटेक जो आता है वो आता है फिर समर इंटेक, जिसमें कि क्लासेस वगैरह शुरू होती हैं जनरली मार्च या अप्रैल में। उसकी एप्लीकेशन अपने पास शुरू हो जाती हैं जुलाई के 15 के बाद से, और मैक्सिमम जाती है 15 जनवरी तक। डेडलाइंस का एक भी दिन अगर ऊपर हो जाता है आज के टाइम पे, यूनिवर्सिटीज़ आपको रिलैक्सेशन नहीं देगा।
पैंडेमिक के टाइम में, कोविड के टाइम में उन्होंने डेडलाइंस बढ़ा दी थी, बट अब कोई डेडलाइन नहीं बढ़ाने वाला है। तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी होती है जिसमें आपको यूनी असिस्ट से अप्लाई मान लो करना है। अब यूनी असिस्ट वाला क्या करता है कि वो आपसे एक वीपीडी मंगवाएगा, पहले आपके डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएट करेगा, वो आने के बाद आपको वापस सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में अलग से अप्लाई करना पड़ता है, तो उन सब में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हर यूनिवर्सिटीज़ का प्लान करो कोई भी इनटेक के लिए कि आप 6 to 7 मंथ्स अहेड लेके चलो एप्लीकेशन के लिए। लास्ट में करोगे तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट रह जाएगा, आइल्स का रिजल्ट मान लो लेट आ रहा है, 12th वालों के लिए उनका रिजल्ट लेट आ रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। तो हमेशा जो भी यूनिवर्सिटीज़ आप पहले शॉर्टलिस्ट कर चुके हो उसका एप्लीकेशन प्रोसीजर पूरा समझ लो, और उसके बाद में उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, अप्लाई करने हैं, उसके बारे में डिटेल्स में आप समझें। इस तरीके से अगर आप लेके चलोगे एडमिशन्स वगैरह मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी हैं जर्मनी में, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अगर आपके मार्क्स वगैरह कम है तो आप जर्मन डॉट प्रोग्राम में भी जा सकते हो अगर आपके पास इंग्लिश डॉट में दिक्कत आ रही है। तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशनल एडमिशन लेटर भी दे रही होती हैं, जिसमें कि आप जर्मन यहीं पे आके सीखते हो यूनिवर्सिटीज़ में ही, पब्लिक में, और उसके बाद फिर आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हो पढ़ाई को। कोई भी अगर किसी को क्वेश्चंस हैं कि मेरे को किस कोर्स में जाना चाहिए या मेरे पास में कौन सी इंटेक में अप्लाई करना चाहिए, उसके लिए आप डायरेक्टली कॉल करो, ईमेल करो, और उसमें जितना भी हो सकता है हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। So thank you for watching this video, and please subscribe to our channel. So this is a very important point, because I have seen personally a lot of videos about a lot of consultants who always encourage to learn German from Germany and spend your thousands of euros. So this is your experience. I wanted to ask you, because you learned the German from India, you did your Goethe, and how beneficial was it? Because I personally know learning German from India, learning from Germany is going to cost you 8,000 to 9,000 euros plus your expenditure, which is almost 800 to 900 euros a month on an average. So you're going to spend in a year 20,000 euros. And after 20,000 euros spending, then you'll enter into a university, which is a public university. So rather than doing it, why don't you learn the German from India? You know, invest your time, invest your energy, save your money, and then pursue your education from here. What is your opinion altogether? So like, first of all, this is very true, whatever you have said, Mani, and it's very, very advantageous once you learn German from India. At least, you know, it's at least A2 level, you know, because once you come here, then you can at least understand, you know, what is written on the streets. If you go to the supermarket, you can say Entschuldigung bitte, darf ich mal etwas abholen. So if you say like this, you know, darf ich also die Tür aufmachen, so it will really help you at least A2 till B1 level. Otherwise, if you are really, you know, very much interested about the culture, and then if you are, you know, you are really very much persuaded to study your like masters or graduation in German taught, then like any day minimum B2 or C1 level, nothing less than B2. And according to my personal opinion, I would say that it's always good to, you know, complete all the levels, you know, up to C1.2, and after that, once you come, then it will be very nice for any person to integrate him or herself, and the integration is very much important. Otherwise there are a lot of other problems which come for the lot of students, and once you are integrated, then you know the bits and pieces of each and everything.